विमान ने उड़ान भरी तो मैंने खिड़की से बाहर देखा। मुंबई की बड़ी बड़ी इमारतें देखते देखते एकदम छोटी होती गई, बाद में इतनी छोटी कि माचिस की डिबियाँ सी लगने लगी। प्लेन में बैठकर बाहर देखना मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है। बस बादल ही बादल, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि रुई के गोले चारों तरफ बिखरे पड़े हो। कई बार मन होता है कि हाथ बढ़ाकर उन्हें छू लूं। मुझे बचपन से ही आसमान का हल्का नीला रंग और कहीं कहीं बादलों के सफ़ेद तैरते टुकड़े बहुत अच्छे लगते हैं। आज भी इस तरह के दृश्य देखती हूँ तो सोचती हूँ कि काश इस नीले आसमान की तरह मिलावट और बनावट से दूर इंसानों के दिल भी होते तो आपस में दुश्मनी मिट जाती और सब खुश रहते। दिल्ली पहुंचने में 2 घंटे का समय लगना था। बाहर देखते देखते मन विमान से भी तेज गति से दौड़ पड़ा। एयरपोर्ट से बाहर निकलूंगी तो कार्तिक भैया लेने आए हुए होंगे। वहाँ से हम दोनों लता दीदी को पानीपत से साथ लेंगे और फिर शाम तक हम तीनों भाई बहन माँ के पास मुजफ्फरनगर पहुँच जाएंगे। हम तीनों 10 साल के बाद एक साथ माँ के पास पहुँचेंगे। वैसे हम अलग अलग तो पता नहीं कितनी बार माँ के पास चक्कर काट लेते हैं। कार्तिक भैया दिल्ली में हृदय रोग विशेषज्ञ है। लता दीदी पानीपत में गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल है और मैं मुंबई में हाउसवाइफ हूँ। 10 साल से मुंबई में रहने के बावजूद यहाँ के भाग दौड़ भरे जीवन से अपने को दूर ही रखती हूँ। बस पढ़ना लिखना मेरा शौक़ है और मैं अपना समय रोज़मर्रा के कामों को करने के बाद अपने शौक़ को पूरा करने में बिताती हूँ। अभिषेक मेरे पति हैं। मेरे दोनों बच्चे स्नेहा और यश मुंबई के जीवन में पूरी तरह रम गए हैं। माँ के पास तीनों के पहुँचने का यह प्रोग्राम मैंने ही बनाया है। कुछ दिनों से मन नहीं लग रहा था कि रूटीन में कुछ बदलाव की ज़रूरत है। स्नेहा और यश जल्दी कहीं जाना नहीं चाहते। वे कहीं भी चले जाते हैं तो दोनों के चेहरों से बोरियत टपकती रहती है। अभिषेक सेल्स मैनेजर है और अक्सर टूर पर ही रहते हैं। एक दिन अचानक मन में आया कि माँ के पास जाऊं और शांति से कम 1 सप्ताह रह कर आऊं। अभिषेक या बच्चों के साथ कभी जाती हूँ तो जी भरकर माँ के साथ समय नहीं बिता पाती। इन्हीं तीनों की ज़रूरतों का ध्यान रखती रह जाती हूँ। इस बार सोचा अकेली जाती हूँ। माँ वहाँ अकेली रहती है। हमारे पापा का सालों पहले देहांत हो चुका है। माँ टीचर रही है, अभी रिटायर हुई है। हम तीनों भाई बहनों ने उन्हें साथ रहने के लिए कई बार कहा है, लेकिन वे अपना घर छोड़ना नहीं चाहती। उन्हें वहीं अच्छा लगता है। सुबह शाम काम के लिए राधा बाई आती है। सालों से वैसे भी माँ ने अपने अकेलेपन का रोना कभी नहीं रोया। वे हमेशा खुश रहती है, किसी न किसी काम में खुद को व्यस्त रखती है। तो मैंने ही दीदी और भैया के साथ यह कार्यक्रम बनाया है कि हम तीनों अपने अपने परिवार के बिना 1 सप्ताह माँ के साथ रहेंगे। अपनी हर व्यस्तता, हर जिम्मेदारी से स्वयं को दूर रखकर कभी अपने लिए, अपने मन की खुशी के लिए भी तो कुछ सोच कर देखे। बस कुछ दिन। कार्तिक भैया को अपने मरीजों से समय नहीं मिलता। दीदी कॉलेज की गतिविधियों में व्यस्त रहकर कभी अपने स्वास्थ्य की भी चिंता नहीं करती। मेरा एक अलग निश्चित रूटीन है, लेकिन फिर भी मेरे प्रस्ताव पर दोनों सहर्ष तैयार हो गए। शायद हम तीनों ही कुछ बदलाव चाह रहे थे। अभिषेक तो मेरा कार्यक्रम सुनते ही हंस पड़े। बोले, हम लोगों से इतनी परेशान हो क्या सुधा? मैंने भी छेड़ा था। हाँ, तुम लोगों को भी तो कुछ चेंज चाहिए। मैं जा रही हूँ, मेरा भी चेंज हो जाएगा और तुम लोगों का भी। बोर हो गई हूँ एक ही रूटीन से। अभिषेक ने हमेशा की तरह मेरी इच्छा का मान रखा और मैं आज उनकी सहमति से माँ के पास जा रही हूँ।
एयर होस्टेस की आवाज़ से मेरी तंद्रा भंग हुई। मैं काफ़ी देर से अपने विचारों में गुम थी। दिल्ली पहुंचकर जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर आई, कार्तिक भैया खड़े थे। उन्होंने हाथ हिलाया तो मैं तेज़ी से बढ़कर उनके पास पहुंच गई। उन्होंने हमेशा की तरह मेरा सिर थपथपाया, बैग मेरे हाथ से लिया और बोले, कैसी हो सुधा? मान गए तुम्हें। यह योजना तुम ही बना सकती थी। मैं तो अभी से 1 हफ्ते की छुट्टी के लिए एक्साइटेड हो रहा हूँ। पहले घर चलते हैं, तुम्हारी भाभी इंतज़ार कर रही है। फिर रास्ते भर हम आने वाले सप्ताह की प्लानिंग करते रहे। भैया के घर पहुंचकर कोमल भाभी के हाथ का बना स्वादिष्ट खाना खाया। अपने भतीजे राहुल के लिए लाए उपहार मैंने उसे दिए तो वह चहक उठा। भैया बोले, सुधा थोड़ा आराम कर लो। मैंने कहा, बैठी बैठी ही आई हूँ, एकदम फ्रेश हूँ। कब निकलना है? भाभी ने कहा, 1-2 दिन मेरे पास रुको तब जाना। नहीं भाभी, आज जाने दो, अगली बार रुकूंगी। पक्का? हाँ भाई, मैं कुछ नहीं बोलूँगी बहन भाई के बीच में। फिर हंस कर कहा, वैसे कुछ अलग तरह का ही प्रोग्राम बना है इस बार। चलो जाओ तुम लोग, माँ को सरप्राइज़ दो। मैंने भाभी से विदा लेकर अपना बैग उठाया। भैया ने अपना सामान तैयार कर रखा था। हम भैया की गाड़ी से ही पानीपत बढ़ चले। वहाँ लता दीदी हमारा इंतज़ार कर रही थी। 2.5 घंटे में दीदी के पास पहुँच गए। वहाँ चाय नाश्ता किया। जीजा जी हमारे प्रोग्राम पर हंसते रहे और अपनी टिप्पणियाँ देकर हंसते रहे। बोले, हाँ भाई, ले जाओ अपनी दीदी को, इस बहाने थोड़ा आराम मिल जाएगा इसे। फिर धीरे से बोले, हमें भी। सब ठहाका लगाकर हंस पड़े। दीदी की बेटियों के लिए लाए उपहार उन्हें देकर हम माँ के पास जाने के लिए निकल पड़े। पानीपत से मुजफ्फरनगर तक का समय कब कट गया पता ही नहीं चला। मुजफ्फरनगर में गांधी कॉलोनी में जब कार मुड़ी तो हमें दूर से ही अपना घर दिखाई दिया। तो भैया बच्चों की तरह बोले, बहुत मज़ा आएगा, माँ के लिए यह बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। हमने धीरे से घर का दरवाज़ा खोला। बाहरी दरवाज़ा खोलते ही गेंदे के फूलों की खुशबू हमारे तन मन को महका गई। दरवाजे के एक तरफ अनगिनत गमले लाइन से रखे थे और माँ अपने बगीचे की एक क्यारी में झुकी कुछ कर रही थी। हमारी आहट से मुड़कर खड़ी हुई तो खड़ी की खड़ी रह गई। इतना ही बोल पाई, तुम तीनों एक साथ। हम तीनों ही माँ के गले लग गए और माँ ने अपने मिट्टी वाले हाथ झाड़कर हमें अपनी बाहों में भरा तो पल भर के लिए सबकी आंखें भर आई। फिर हम चारों अंदर गए। दीदी ने कहा, यह कार्यक्रम सुधा ने मुंबई में बनाया और हम आपके साथ पूरा 1 हफ्ता रहेंगे। माँ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। हमारे सुंदर से खुले खुले घर में माँ अकेली ही तो रहती है। हाँ, एक हिस्सा उनके किराएदार के पास है। माँ के मना करने पर भी हम दोनों माँ के साथ किचन में लग गई और भैया थोड़ी देर सो गए। इतनी देर गाड़ी चलाने से उन्हें कुछ थकान तो थी ही। फिर हम चारों ने डिनर किया, अपने अपने घर सबके हालचाल लिए। सोने को हुए तो बिजली चली गई। माँ को फिक्र हुई, बोली, तुम तीनों को दिक्कत होगी अब, इन्वर्टर भी ख़राब है। तुम लोगों को तो एसी की आदत है, मैं तो छत पर भी सो जाती हूँ। लता दीदी ने कहा, माँ मुझसे छत पर नहीं सोया जाएगा। भैया बोले, फिक्र क्यों करती हो दीदी, चलकर देखते हैं। और हम चारों अपनी अपनी चटाई लेकर छत पर चले गए। हम छत पर क्या गए, तन मन खुशी से झूम उठा। क्या मनमोहक दृश्य था। फूलों की मादक खुशबू छाई हुई थी। संदली हवाओं के बीच धवल चांदनी छिटकी हुई थी। हम सब खुले आसमान के नीचे चटाई बिछाकर लेट गए। फ्लैटों में तो कभी छत के दर्शन ही नहीं हुए थे। खुले आकाश के आंचल में तारों का
झिलमिल कर टिमटिमाना बड़ा ही सुखद एहसास था। बचपन में माँ ने कई बार बताया था, ठीक 4 बजे भोर का तारा निकल आता है। प्राकृतिक में कितना रहस्य व आनंद है, लेकिन आज का मनुष्य तो बस मशीन बनकर रह गया है। अच्छा किया तुम लोग आ गए। रोज की दौड़ भाग से तुम लोगों को कुछ आराम मिल जाएगा, माँ ने कहा। प्राकृतिक सुंदरता को देखते देखते हम कब सो गए पता ही नहीं चला, जबकि एसी में भी इतना आनंद नहीं था। सब ने सुबह बहुत ही तरोताज़ा महसूस किया, जैसे हम में नई चेतना, नए प्राण आ गए थे। गमले के पौधों की खुशबू से पूरा वातावरण महक रहा था। रजनीगंधा व बेले की खुशबू ने तन मन दोनों को सम्मोहित कर लिया था। हम नीचे आए, माँ नाश्ता तैयार कर चुकी थी। भैया अपनी पसंद के आलू के पराठे देखकर खुश हो गए। उत्साह से कहा, आज तो खा ही लेता हूँ, बहुत हो गया दूध और कॉर्नफ्लेक्स का नाश्ता। मैंने कहा, माँ मुझे तो कुछ हल्का ही दे दो, मुझे सुबह कुछ हल्का ही लेने की आदत है। दीदी भी बोली। हाँ माँ, एक ब्रेड पीस ही दे दो, कार्तिक भैया ने टोका। यह पहले ही तय हो गया था कि कोई खाने पीने के नखरे नहीं करेगा, जो बनेगा सब एक साथ खाएंगे। माँ हंस पड़ी। क्या यह भी तय करके आए हो? दीदी बोली। हाँ माँ, सुधा ने ही कहा था। दीदी आप अपना माइग्रेन भूल जाना, और मैं कमर दर्द तो मैंने इससे कहा था। तू भी फिगर और एक्सरसाइज की चिंता मुंबई में ही छोड़ कर आना। मैंने कहा, ठीक है चलो चारों नाश्ता करते हैं। हमने डट कर नाश्ता किया और फिर माँ के साथ किचन समेट कर खूब बातें की। राधाबाई आई तो हम तीनों बाजार घूमने चले गए। दिल्ली मुंबई के मॉल्स में घूमना अलग बात है, और यहाँ दुकान दुकान जाकर खरीदारी करना अलग बात है। हम तीनों ने अपने अपने परिवार के लिए कुछ न कुछ खरीदा, फ़ोन पर सबके हाल चाल लिए और फिर अपनी मनपसंद जगह गोल मार्केट चाट खाने पहुंच गए। हमारा डॉक्टर भाई जिस तरह से हमारे साथ चाट खा रहा था, कोई देखता तो उसे यकीन ही नहीं होता कि वह अपने शहर का प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ है। ढीली सी ट्राउजर पर एक टी शर्ट पहने दीदी को देखकर कौन कह सकता है कि वे एक सख्त प्रिंसिपल है। मैं ये पल अपने में संजो लेना चाहती थी। दीदी ने मुझे कहीं खोए हुए देखकर पूछा भी। चाट खाते खाते हमारी लेखिका बहन कोई कहानी ढूंढ रही है क्या? मैं हंस पड़ी। हम तीनों ने माँ के लिए साड़ियाँ खरीदी और खाने का काफ़ी सामान पैक करवा कर घर आ गए। बस अब हम तीनों माँ के साथ बातें करते, चारों कभी घूमते फिरते शुक्रताल पहुँच जाते, कभी बाजार। भैया ने अपने मरीजों से, दीदी ने अपने कॉलेज से और मैंने अपने गृह कार्य से जो समय निकाल लिया था, उसे हम जी भर कर जी रहे थे। समय होते ही हम अपनी चटाइयाँ लेकर छत पर पहुँच जाते। इन्वर्टर ठीक हो चुका था, लेकिन छत पर सोने का सुख हम खोना नहीं चाहते थे। अपनी माँ के साथ हम तीनों छत पर साथ बैठकर समय बिताते तो हमें लगता हम किसी और ही दुनिया में पहुँच गए हैं। माँ सोचती, महानगर में सोचने का वक्त भी कहाँ मिलता है, अपनी भावनाओं को टटोलने की फुर्सत भी कहाँ मिलती है। शाम की लालिमा को निहार कर कल्पनाओं में डूबने का समय कहाँ मिलता है। सुबह सूरज की रोशनी से आंखें चार करने का पल तो कैद हो जाता है। कंक्रीट की दीवारों में दीदी अपना माइग्रेन और मैं अपना कमर दर्द भूल चुकी थी। आंगन में लगे अमरूद के पेड़ से जब भैया अमरूद तोड़कर खाते तो दृश्य बड़ा ही मज़ेदार होता। छठी रात थी, कल जाना था। छत पर गए तो लेटे लेटे सब चुप से थे। मेरा दिल भी भर आया था। ये दिन बहुत अच्छे बीते थे, बहुत सुकून भरे और निश्चिंत से दिन थे। ऐसा लगता रहा था कि फिर से बचपन में लौट गए थे। वही बेफिक्री के दिन। सच ही है
किसी का बचपन उम्र बढ़ने के साथ भले ही बीत जाए, लेकिन वह उसके सीने में सदैव सांस लेता रहता है। यह संसार, प्रकृति तो नहीं बदलती, धूप छाव, चांद तारे, पेड़ पौधे जैसे कि तैसे अपनी जगह खड़े रहते हैं और अपनी गति से चलते रहते हैं। वह तो हमारी ही उम्र कुछ इस तरह बढ़ जाती है कि बचपन की उमंग फिर जीवन में दिखाई नहीं देता। माँ ने मुझे उदास और चुप देखा तो मेरे लेखन और मेरी प्रकाशित कहानियों की बातें छेड़ दी, क्योंकि माँ जानती है यही एक ऐसा विषय है जो मुझे हर स्थिति में उत्साहित कर देता है। मुझे मन ही मन हंसी आई। बच्चे कितने भी बड़े हो जाए, माँ हमेशा अपने बच्चों के दिल की बात समझ जाती है। माँ ने मेरी रचनाओं की बात छेड़ी तो सब उठकर बैठ गए। माँ, दीदी, भैया वे सब पत्रिकाएं जिनमें मेरी रचनाएं छपती रहती है जरूर पढ़ते हैं, और पढ़ते ही सब मुझे फ़ोन करते हैं, और कभी कभी तो किसी कहानी के किसी पात्र को पढ़ते ही समझ जाते हैं कि वह मैंने वास्तविक जीवन के किस व्यक्ति से लिया है। फिर सब मुझे खूब छेड़ते हैं। कुछ हंसी मजाक हुआ तो फिर सबका मन हल्का हो गया। जाने का समय आ गया। दिल्ली से ही फ्लाइट थी। माँ ने पता नहीं क्या क्या कितनी चीज़ें हम तीनों के साथ बांध दी थी। हम तीनों की पसंद के कपड़े तो पहले ही दिलवा लाई। अश्रुपूर्ण नेत्रों से माँ से विदा लेकर हम तीनों पानीपत निकल गए। रास्ते में ही अगले साल इसी तरह मिलने का कार्यक्रम बनाया। यह भी तय हो गया था कि अगली बार पूरे परिवार के साथ आएंगे। यदि बच्चे आ पाएँ तो अच्छा होगा। हमें भी तो अपने बच्चों को प्राकृतिक से परिचय करवाना था। हमें लगा कहीं महानगरों में पले बढ़े हमारे बच्चे प्रकृति के उस रहस्य व आनंद से वंचित न रह जाए जो माँ की बगिया में बिखरा पड़ा था। और अगर बच्चे आना नहीं चाहेंगे तो हम तीनों तो जरूर आएंगे। पूरे साल से बस एक हफ्ता तो हम कभी अपने लिए निकाल ही सकते हैं, माँ के साथ बचपन को जीते हुए प्रकृति की छाँव में। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।